आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। डिस्कशन टॉपिक वाइज जो जीके था उस टॉपिक में पूरी तरीके से चर्चा चल रहा है। बहुत से टॉपिक का डिस्कशन करा दिया गया है। इस टॉपिक के अलग प्लेलिस्ट बना दी जाती है आपको यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन शहर किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए हम लोग पूरी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली और आगरा यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। कानपुर, हरिद्वार, पटना और बनारस, 4 याद रखिएगा, कानपुर, हरिद्वार, पटना और बनारस ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। लखनऊ के रूप में गोमती नदी के रूप में इसको याद रखिएगा कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भागों से निकलती है, यानी कि गंगा के जितनी भी सहायक नदी है सब किसी न किसी पर्वत पहाड़ पठार से निकलती है, लेकिन गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है वो मैदानी भागों से निकलती है। सूरत जो शहर है ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टम कर्नाटक में है। श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। वो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में याद रखा जाता है। मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, उसको याद रखिएगा। वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला का आयोजन होता है, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे लगता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। नासिक गोदावरी नदी के तट पे लगता है और हरिद्वार गंगा नदी के तट पे लगता है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे। लुधियाना सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पे अशोक के द्वारा बसाया गया था। श्रीनगर शहर को अशोक के द्वारा, अशोक का संबंध मौर्य साम्राज्य से है, झेलम नदी के तट पर बसाया गया था। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के पर अवस्थित है। बेलूर जो है यांगची नदी के तट पे अवस्थित है। कुछ विश्व की शहर देख लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंदन टेम्स नदी के तट पे अवस्थित है। वियना डेन्यूब नदी के तट पे अवस्थित है। बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। इराक का राजधानी बगदाद जो कि टाइग्रिस नदी के तट पर अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है जो ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो कि सीन नदी के तट पर अवस्थित है। बैंकॉक मीनाम नदी के तट पर अवस्थित है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बैंकॉक है। बर्लिन स्पीड नदी के तट पर अवस्थित है। पर्थ जो है स्वान नदी के तट पर अवस्थित है। कोलंबो जो है केलानी नदी के तट पर अवस्थित है। टोक्यो जो कि जापान में स्थित है, अरकाबा नदी के तट पर अवस्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर अवस्थित है। वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। रंगून इरावदी नदी के तट पर बसा हुआ है। रंगून म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहा जाता है। लिस्बन टेगस नदी के तट पे है। खार्तूम जो कि मिस्र में स्थित है, नील नदी के तट पर अवस्थित है। डबलिन लिफे नदी के तट पर अवस्थित है। इसको एक बार छोटा सा रिवीजन करिए फिर से। दिल्ली और आगरा जमुना नदी के तट पे। लंदन टेम्स नदी के तट पे। गोवा और पणजी मांडवी नदी के तट पे। वियना डेन्यूब नदी के तट पे। कानपुर हरिद्वार पटना और बनारस ये गंगा नदी के तट पे। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पे। लखनऊ गोमती नदी के तट पे। बगदाद टाइग्रिस नदी के तट पे। सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है और ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के तट पे बसा हुआ है। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टम कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। रोम इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, वैगई नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है जो मीनाम नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन
क्षिप्रा नदी के तट पे, और बर्लिन एस्प्री नदी के तट पे, कोलकाता हुगली नदी के तट पे, और पर्थ जो है स्वान नदी के तट पे, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे, कोलंबो कोलानी नदी के तट पे, लुधियाना सतलज नदी के तट पे, और टोक्यो अरकाबा नदी के तट पे, श्रीनगर झेलम नदी के तट पे, और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पे, नासिक गोदावरी नदी के तट पे, रंगून इरावदी नदी के तट पे, जबलपुर नर्मदा नदी, लिस्बन टेगस नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, और खार्तूम नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। बेलूर जो कि बेलूर यांगची नदी के तट पर अवस्थित है, बेलूर कर्नाटक में स्थित है, और डबलिन लीफे नदी के तट पे अवस्थित है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ से बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, यानी अलग अलग राज्यों का लोक नृत्य अलग अलग प्रकार से है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे सतारिया, पहला ही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। सतारिया कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। बिहू बिछुआ और सतारिया कहाँ का लोक नृत्य? असम का। बाउल और जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। सरहुल कर्मा जाट जाटिन झारखंड का। छऊ दलचाई माया सवारी उड़ीसा का। रासलीला नौटंकी और कजरी ये उत्तर प्रदेश का। छापेली चंचारी उत्तराखंड का। भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब और हरियाणा का। धूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान का। गरबा डांडिया और रास गुजरात का। डांडिया किया जाता है दुर्गा पूजा के समय में। लावनी तमाशा दही हांडी ये महाराष्ट्र का। लावनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी तमाशा दही हांडी महाराष्ट्र का। याद रखिएगा कि फिल्मी दुनिया में पूरी तरीक़े से खेल तमाशा होता रहता है, तो तमाशा याद रखिएगा महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए। लावनी महाराष्ट्र के लिए, दही हांडी महाराष्ट्र के लिए। मोहिनी अट्टम थुलाल और पदायुनी केरल का। मोहिनी अट्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। यक्षगान और करगा कर्नाटक का। हांडा या रहस नाच सुआ छत्तीसगढ़ का। मुखौटा नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा है। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। छऊ और मगही नृत्य है अपने बिहार का। करगम और कबलतम ये तमिलनाडु का है। एक बार इसको फिर से रिकॉल करिए 1 मिनट के अंदर। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस बात को गौर करिएगा। बिहू बिछुआ और सतारिया असम। बाउल और जात्रा कहाँ का लोक नृत्य? पश्चिम बंगाल का। सरहुल कड़मा जाट जाटिन झारखंड। छऊ दलचाई माया सवारी कहाँ का? उड़ीसा का। रासलीला नौटंकी कजरी ये रासलीला भगवान कृष्ण किया करते थे, उत्तर प्रदेश से उनका संबंध, इसलिए याद रख लीजिएगा। नौटंकी और कजरी नाटक जो हम लोग ड्रामा खेलते हैं उसी को नौटंकी के रूप में याद रखा जाता है। छपेली और चंचारी कहाँ का? उत्तराखंड का। भांगड़ा और गिद्धा पंजाब और हरियाणा का। धूमर कठपुतली पनिहारी ये सब राजस्थान का। गरबा डांडिया और रास ये गुजरात का। लावनी तमाशा दही हांडी महाराष्ट्र का। मोहिनी अट्टम कथकली थुलाल पदायुनी केरल का। यक्षगान और करगा कर्नाटक का। डंडा रहस नाच सुआ ये सब छत्तीसगढ़ का। मुखौटा और युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का। छऊ और मगही बिहार का। करगम और कबलतम ये तमिलनाडु का। अब यहाँ पे इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक है आपका प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति। कुछ स्थल से संबंधित व्यक्ति यानी कि वहाँ से उनका रिलेशन है। जैसे शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से। शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए थे। एक वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इसको कंसिडर किया जा रहा है। शांति निकेतन एक स्कूल बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वर्तमान में यूनेस्को में शामिल किया गया है शांति निकेतन को। शांति निकेतन वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा है, और विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तलवंडी का संबंध गुरु नानक से है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। सदाकत आश्रम है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अरिविले जो आश्रम है ना ये पांडिचेरी में स्थित है, महर्षि अरविंद घोष के द्वारा स्थापना किया गया था। बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ का संबंध रामकृष्ण परमहंस से है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था।
बारदौली कहाँ पे है? गुजरात में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उस समय बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में याद रखा जाता है। मक्का मदीना मोहम्मद साहब से संबंधित है। जेरूसलम ईसा मसीह से संबंधित है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूसलम। जेरूसलम को पवित्र भूमि का देश कहा जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र स्थान, मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान और यहूदी धर्म का भी पवित्र स्थान वहीं पे है। सेंट हेलेना कहाँ पे है? तो सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी हुआ करता था। फ्रांस का व्यक्ति था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कपिल वस्तु, तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे? कपिल वस्तु नेपाल की तराई में हुआ था। जीरादेई का संबंध राजेंद्र बाबू से है। और आनंद भवन कहाँ पे है? आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। भवन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन और याद रखिएगा। आनंद भवन इलाहाबाद, भारत भवन भोपाल, इंडिया हाउस लंदन, हैदराबाद हाउस दिल्ली और दरभंगा हाउस अपने पटना में है। आनंद भवन कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू के संबंध है। जीरादेई का संबंध राजेंद्र बाबू से। कपिल वस्तु का संबंध गौतम बुद्ध से। सेंट हेलेना का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से। मक्का मदीना का संबंध मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब ही मुस्लिम धर्म का स्थापना किए थे। बारदौली का संबंध, बारदौली है कहाँ पे? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बेलूर मठ का संबंध किससे? रामकृष्ण परमहंस से। और अरविले आश्रम कहाँ पे है? पांडिचेरी में। अरविंद घोष से संबंधित है। सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में। राजेंद्र बाबू के द्वारा बनाया गया था। तलवंडी गुरु नानक देव और रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन हुआ करता। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में इसको याद रखिएगा। वर्तमान में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, इस बात को याद रखना है। आगे हम लोग पूरी तरीके से इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महान व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के उपनाम के रूप में याद रखा जाता है। नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी 1931 में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930, 1931 और 1932। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं ब्रिटेन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। उस समय महात्मा गांधी एक धोती पहन के उसी धोती को ओढ़ के जाते हैं। उसी समय विंस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। विंस्टन चर्चिल पूरी तरीक़ा से वहाँ का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड होता है, लेकिन विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को नंगा फकीर के रूप में बताया जाता है। लोकमान्य किसके रूप में याद रखेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह महिला इंदिरा गांधी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेपोलियन कहाँ का व्यक्ति था? फ्रांस का व्यक्ति था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। किसने कहा था? B.S. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को किया गया, इसीलिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का गांधी राजेंद्र बाबू। निर्मल हृदय नामक संस्था का निर्माण की थी मदर टेरेसा पश्चिम बंगाल में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता 1948 में प्राप्त हुई। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। जगजीवन राम अपने सासाराम के व्यक्ति हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम को है। जगजीवन राम की बेटी का नाम मीरा कुमार, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का भी काम की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। बायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और बायोवृद्ध महिला कहा जाता है अरुणा असफ अली को। बायोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी और बायोवृद्ध महिला अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली का जो संबंध है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से होती है। 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरावर चला के जितने भी बड़े नेता थे सब नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उस जेल में डालने के परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र बाबू को बांकीपुर के जेल पटना में डाला गया था।
जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया था। इन अलग अलग जितने भी नेता थे भारत के, सब नेता को जेल में डाल दिया गया। कुछ छोटे मोटे नेता जो बच गए थे उनको पूरी तरीके से बाहर रखा गया था। उसी नेता के रूप में एक महिला क्रांतिकारी के रूप में अरुणा असफली को याद रखा जाता है। अरुणा असफली उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी लोगों को मोटिवेट की और इस आंदोलन में आने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित की। अरुणा असफली का योगदान बहुत ही अहम है, इसलिए अरुणा असफली को वायोवृद्ध महिला के रूप में याद रखा जाता है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नामक व्यक्ति हुआ करता था। ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी का शासन हुआ करता था। ब्रिटेन में दो प्रकार की पार्टियां काम करती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार था और लेबर पार्टी का मुखिया कौन था? क्लीमेंट एटली था। तो देश जब अपना आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1932 में गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम लोग फिर बात करते हैं। तो जब प्रकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन के रूप में याद रखिएगा। ये भारत का एकमात्र आंदोलन जो नेतृत्व विहीन आंदोलन के रूप में याद रखा जाता है। इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो का नारा दे दिए थे। महात्मा गांधी के द्वारा कह दिया गया था कि इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं है, जितने भी लोग सक्रिय रूप से आना चाहते हैं वो सारा लोग आए और सभी लोग इस आंदोलन के नेता रहेंगे। तब जाके हम लोग अंग्रेजों को भगाने में सफलता प्राप्त की और देश को आज़ाद करें 1947 में। सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती नामक एक संगठन का भी निर्माण किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में याद रखा जाता है। पाकिस्तान के व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जातिर पिता कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे अपने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार से बंग बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जातिर पिता, राष्ट्रीय पिता के रूप में याद रखा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का नाम है शेख हसीना, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन के बैठी है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास की एक दो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। विज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास। और विज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत का कहानी लिखा गया है। शकुंतला और दुष्यंत के ही से एक बच्चा होता है जिसका नाम है भरत होता है और भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने E=mc² फार्मूला दिया था और नागार्जुन भी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बात किए थे। नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करते थे और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है यामा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा को कहा जाता है और आधुनिक मीरा के रूप में याद रखा जाता है महादेवी वर्मा को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला, भारत का बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। गुरुदेव कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। शहीद आजम अपने भगत सिंह को कहा जाता है। लेडी विथ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो नाम है ये नर्स के लिए रखा जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स हुआ करती थी और क्रीमिया युद्ध हुआ था, उस क्रीमिया युद्ध में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। एक बार छोटा सा फिर से रिकॉल कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर आपको सब याद हो जाएगा। देखते हैं महान व्यक्तियों के उपनाम। नंगा फकीर महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, JP जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला। नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास, JP जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, लौह महिला इंदिरा गांधी,
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त BS स्मिथ के द्वारा कहा गया था। उड़न पड़ी, PT ऊषा, मिस्टर क्लीन, राजीव गांधी। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। बाबूजी जगजीवन राम। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। वायोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। वायोवृद्ध महिला अरुणा सफले। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। दीनबंधु CA फेंडुल्स। देशबंधु चित्तरंजन दास। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का संबंध बांग्लादेश से है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक पुस्तक है जिसका नाम यामा है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। शहीद आजम भगत सिंह। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक, यहाँ से हम लोग का प्रश्न बनता है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरीक़ा से बाहर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड। नाभिक ही पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। बायोलॉजी के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास कोशिका है, उस कोशिका के बीचों बीच में नाभिक होता है, वही नाभिक पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। डायनेमो, तो डायनेमो माइकल फैराडे के द्वारा खोज आविष्कार किया गया था। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन जॉन डाल्टन को याद रखा जाता है। रेडियो सक्रियता के खोज हेनरी becquerel को याद रखा जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व 3 याद रखेंगे हम लोग, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का मान 1 होता है, बीटा का मान 2 होता है और गामा का मान 3 होता है। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरण का होता है। रेडियो सक्रिय तत्व का खोज आविष्कार किए थे हेनरी becquerel। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी की थी। मैडम क्यूरी के पति का नाम पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी एक महिला हैं जिनको फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिला है और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डायनामाइट का खोज किए थे। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाते हैं और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का पूरी तरीक़े से वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। फिर से सुनिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में दिया जाना शुरू हुआ। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में शुरू हुआ, इस बात को याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से शुरू होती है। भारत के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनको पूरी तरीक़ा से दिया गया था। प्रथम pH स्केल का आविष्कार किए थे HP सैरेंसन। pH स्केल का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। pH स्केल पर जिसका मान 7 से कम होता है उसको अम्ल के रूप में याद रखा जाता है। pH स्केल पर 7 से अधिक मान होगा उसको क्षार के रूप में याद रखा जाता है। जिसका pH मान 7 होगा उसको उदासीन विलयन के रूप में याद रखा जाता है। हाइड्रोजन का खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हीलियम का खोज लोपियर के द्वारा किया गया था। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन का खोज किए थे सीले और प्रिस्टले। अक्रिय गैस आर्गन का खोज किए थे रैमजे और रेले के द्वारा किया गया था। थोरियम का खोज बर्जीलियस किए थे। उत्प्रेरक का भी विचार बर्जीलियस के रूप में ही दिया जाए। बर्जीलियस ही उत्प्रेरक का खोज किए थे। उत्प्रेरक का मतलब होता है ना कि हमारे कोई भी अभिक्रिया दर को घटा दे या बढ़ा दे, उसको उत्प्रेरक के रूप में याद रखा जाता है। जैसे समाज भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है। समाज अगर आपको ताना मारता है ना तो पूरी तरीके से आप पढ़ना ज़्यादा चालू कर दीजिए। समाज अगर आपको ताना मार रहा है कि हाँ ये बहुत दिन से व्यक्ति पढ़ रहा है, इसको नौकरी नहीं हो रहा है, आप मेहनत को दोगुना कर दीजिए, वही पूरी तरीक़ा से उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। तो उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न जेल वेड के रूप में याद रखेंगे। बैरोमीटर टेरी सेली के द्वारा किया गया था आविष्कार। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। वायुमंडल के दाब मापने के लिए बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा सीने बार का अयस्क होता है।
पारा से मिनीमता रोग होता है। बैरोमीटर में जब हम पारा भरते हैं तो पारा अगर अचानक गिरने लगता है आंधी तूफान होने की संभावना लगती है। पारा अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो मौसम साफ हो जाता है। रेल इंजन का आविष्कार किए थे जॉर्ज स्टीफंस किए थे। ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे एडिसन। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। भाप इंजन जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत फैराडे के द्वारा दिया गया था, जिसपे डायनेमो काम करता है। एक्स किरण का खोज रंटजन के द्वारा किया गया था। लघु गुणा का मतलब लॉगरिथम का जो खोज है, लॉगरिथम का जो शुरुआत है वो जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। 1 मिनट के अंदर फिर से इसको रिकॉल करते हैं, ध्यानपूर्वक उसको एक बार और सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन खोज किए गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किए जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया जॉन डाल्टन। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल का आविष्कार HP सैरेंसन। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश। हीलियम के लिए याद रखिएगा लोकियर को। नाइट्रोजन के लिए किसको याद रखना है रदरफोर्ड को। ऑक्सीजन के लिए सीले और प्रिस्टले को। अक्रिय गैस आर्गन के लिए रेंचे और रेले को। थोरियम के लिए याद रखिएगा बर्जीलियस को। थोरियम से ही मोनाजाइट थोरियम के भंडार पूरी तरीके से भारत में केरल में है। केरल में मोनाजाइट मिट्टी से थोरियम का पूरी तरीके से प्राप्त होता है। ये परमाणु ईंधन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार जेल वेट के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर टेरी सीली के द्वारा किया गया था। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफन के द्वारा किया गया था। ग्रामोफोन एडिसन के द्वारा किया गया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। एक्स किरण का खोज किए थे रॉन्टजन। और लघु किरण लॉगरिथम का जो शुरुआत किए थे जॉन नेपियर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये पूरी तरीक़ा से ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देशों के सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन, यानी अलग अलग देशों का कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार का पेपर होता है। उसी पेपर पे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ व्यवस्था लिख के दी जाती है। जैसे कोई भी योजना चालू करना होता है, कोई भी नियम बनाना होता है, उस नियम को उस पत्र पे जारी की जाती है। यानी कि 2 देशों के बीच में अगर टाई अप करना होगा, MOU साइन करना होगा, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई हम लोग टाई अप कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं, तो उस योजना बनाने के क्रम में अलग अलग प्रकार के पेपर पे साइन करते हैं, और वही पेपर पूरी तरीके से राजकाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो प्रमुख देशों का सरकारी दस्तावेज क्या क्या है, तो व्हाइट पेपर का संबंध भारत और ब्रिटेन से है। ग्रे बुक का संबंध बेल्जियम और जापान से है। ऑरेंज बुक का संबंध नीदरलैंड से है। येलो बुक का संबंध फ्रांस से है। फ्रांस में वर्तमान में वो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सब लोग पीला रंग का जैकेट पहना था और पीला रंग का छाता लेकर वहाँ पे आंदोलन कर रहा था लोग। तो येलो बुक का संबंध फ्रांस से। ब्लू बुक का संबंध ब्रिटिश सरकार से। वाइट बुक चीन, जर्मनी और पुर्तगाल। ग्रीन बुक का संबंध किससे, इटली और ईरान से। इसको फिर से देखिए, वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन का लोग पूरी तरीके से गोरा होता है, तो वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन से याद रख लीजिएगा। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान के रूप में याद रखना है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड के रूप में याद रखना है। येलो बुक फ्रांस के रूप में याद रखना है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार, बहुत से ब्लू और बहुत से ब्रिटिश सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट बुक चीन, जर्मनी और पुर्तगाल के लिए। ग्रीन बुक का संबंध इटली और ईरान से संबंधित है। अब देखिए, जैसे वर्तमान में अभी आतंकवादी हमला हो रहा है इजराइल में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो अलग अलग देशों का अलग अलग प्रकार का आतंकवादी संगठन है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन है अफगानिस्तान में। कौमी एकता मूवमेंट आतंकवादी संगठन कहाँ पे, पाकिस्तान में काम करता है। अलकायदा का विचार कहाँ पे, अलकायदा आतंकवादी संगठन कहाँ का, अफगानिस्तान का। कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान का। जैश ए मोहम्मद कहाँ काम करता है, पाक अधिकृत कश्मीर में POK में काम करता है। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया का आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्ला लेबनान का है। LTT लिट्टे, इसी लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, श्रीलंका का है। रेड आर्मी गुट इटली का है। IRA उत्तरी आयरलैंड का है। ETA स्पेन का है। और JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाया गया है, कश्मीर फाइल्स में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के द्वारा ही पूरी तरीके से आतंक मचाया गया था। ये भारत के जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से सक्रिय रूप से काम करता है।
खेमरे रूज कंबोडिया, कु कु कुल्स के रूप में याद रखिएगा। कुल्स क्लान कहाँ का है? अमेरिका का है। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। अलकायदा कहाँ का आतंकवादी संगठन? अफगानिस्तान का। कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान का। जैश ए मोहम्मद काम करता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में काम करता है। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया में काम करता है। हिजबुल्ला संगठन लेबनान के रूप में, लेबनान की राजधानी बेरूत है। LTTE लिट्टे नामक जो संगठन काम करता है श्रीलंका में काम करता है। रेड आर्मी गुट इटली में काम करता है, यह इटली का आतंकवादी संगठन है। IRA उत्तरी आयरलैंड का। ETA स्पेन का। JKLF भारत का। और खमेर रूज कोलंबिया का। कू क्लुक्स क्लान KKK कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, यानी कि भारत के अलग अलग शास्त्रीय नृत्य और कुछ व्यक्ति हैं और नृत्य शैली है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इसके व्यक्ति कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। भारत जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे? तो भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य? तमिलनाडु का। और यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध भारतनाट्यम से है। कथक जो लोक नृत्य है यह उत्तर भारत का है। बिरजू जी महाराज का संबंध कथक से है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। कृष्ण नायर नामक व्यक्ति का संबंध कथकली से है। यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से भी और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। ओडिसी का उड़ीसा, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का है। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनीअट्टम डांस करती है। निर्मला मेहता का संबंध मणिपुरी से है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से। कृष्ण नायर का संबंध कथकली से और बिरजू जी महाराज का संबंध कथक से। ये बड़ा फेमस व्यक्ति हैं। अब तो इनका देहांत भी हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम, इसको याद रखिएगा। भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी का संबंध उड़ीसा से। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से और मोहिनीअट्टम का संबंध पूरी तरीक़ा से केरल से। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का चक्रवात आता है। छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। अलग अलग देशों में अलग अलग चक्रवात का नाम अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ चक्रवात का नामकरण किया जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी के लिए जो चक्रवात का नाम, बंगाल की खाड़ी में अगर चक्रवात आता है तो बंगाल की खाड़ी के बगल में जो देश हैं उन सब देश के पास एक डाटा होता है और नंबरिंग वाइज पूरी तरीके से मौका मिलता है, वही सब देश अलग अलग चक्रवात का नाम रखता है। लेकिन कुछ क्षेत्र में चक्रवात का नाम वर्तमान में रखा जाता है। कैरेबियन द्वीप समूह में चक्रवात उसको हरिकेन कहा जाता है। कैरेबियन द्वीप समूह में जो चक्रवात है उसको हरिकेन के रूप में याद रखेंगे। दक्षिण चीन सागर में अगर आता है चक्रवात उसको टाइफून कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर में टाइफून कहा जाता है, चीन के रूप में भी याद रखेगा टेपून। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है उसको बिली विलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। तटीय अमेरिका वाले चक्रवात को टोर्नेडो कहा जाता है और स्थलीय अमेरिका वाले को ट्विस्टर कहा जाता है। स्थल वाले जो अमेरिका है वहाँ पे ट्विस्टर हो जाएगा, ट्विस्ट कर देगा, और तटीय अमेरिका में टोर्नेडो आएगा। विली विलीज कहाँ पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में। और हरिकेन कहाँ पे आता है? कैरेबियन द्वीप समूह में। कैरेबियन द्वीप समूह में हरिकेन नामक चक्रवात आएगा। दक्षिण चीन सागर में टाइफून नामक चक्रवात आएगा। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज नामक चक्रवात आएगा। और तटीय अमेरिका में जो समुद्र तटीय वाला अमेरिका है वहाँ पे टोर्नेडो आएगा। और स्थलीय अमेरिका में ट्विस्टर नामक पूरी तरह का चक्रवात आता है। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। अब रूपांतरण किस प्रकार से होता है यह हम लोग समझते हैं। डायनेमो का जो सिद्धांत होता है माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा जब ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा खपत हो रहा है, लेकिन उस ऊर्जा का लाभ आपको पढ़ाई के रूप में पूरी तरीके से मिल रहा है। अगर कुछ ना कुछ बातों को समझ रहे हैं तो ये हमारा ऊर्जा पूरी तरीके से व्यर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है।
तो डायनेमो का जो ऊर्जा होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा, इस बात को गौर करिएगा। डायनेमो क्या करेगा, डायनेमो हम लोग साइकिल में लगाते हैं, साइकिल का पहिया चलाएंगे तो साइकिल का पहिया चलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा होगा, और जब चलाएंगे तो हमारा बिजली का बल्ब जल जाएगा, वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। आपके घर पे स्पीकर होगा गाना बजाने वाला, स्विच दीजिएगा गाना बजना शुरू हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। सोलर सेल क्या करता है, तो सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का हम लोग पूरी तरीके से परत का प्रयोग करा जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सोलर सेल करता है। सोलर सेल बनाने के लिए अवतल दर्पण का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। बिजली का जो मोटर होगा, हमारे घर पे जो मोटर लगा होता है पानी के लिए, करेंगे पानी को मोटर चलाना होगा तो हम लोग पहले स्विच देंगे, यानी कि बिजली देंगे, और बिजली देते हमारा मोटर पूरी तरीके से घूमने लगेगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला विद्युत मोटर। बिजली का बल्ब क्या करता है, तो बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है। बैटरी जो हमारे पास है, विद्युत का सेल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक रूप में हम लोग H2SO4 डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, और वो हमको क्या देता है, एनर्जी पूरी तरीके से विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रसारित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा विद्युत सेल। ट्यूबलाइट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे ध्वनि हम अब वर्तमान में फ़ोन के माध्यम से अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन लाइन पे हम आपके साथ जुड़े तो हम पूरी तरीके से बोल रहे हैं, वो आवाज़ बिजली बन के पूरी तरीके से आपके पास पहुंचने का काम कर रहा है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। सितार का मतलब पूरी तरीके से तार को बजाया जाता है, तार पे यांत्रिक ऊर्जा होता है, और उसी के बाद वो ध्वनि के रूप में बदल जाता है। इसको 1 मिनट में फिर से रिकॉल करिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और आवाज नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है चक्रवात एवं उससे संबंधित स्थान। अलग अलग स्थानों पे जो चक्रवात चलता है ना, उसका नाम अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। कैरेबियन द्वीप समूह में जो चक्रवात उठता है उसको हरिकेन के रूप में याद रखा जाता है। दक्षिण चीन सागर, चीन के लिए भी याद रखना है कि चीन में कैसा चक्रवात आता है, तो टाइफून नामक चक्रवात आता है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात का नाम विली विलीज कहा जाता है। तटीय अमेरिका वाले क्षेत्र में, यानी कि समुद्र के किनारे वाला जो अमेरिका है, वहाँ पे टोर्नेडो आता है, और स्थलीय अमेरिका में ट्विस्टर आता है। ट्विस्ट हो जाता है, यानी हवा का स्थलीय अमेरिका में ट्विस्टर आ जाएगा। तटीय अमेरिका में टोर्नेडो के रूप में याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज आता है, और दक्षिण चीन सागर में टाइफून आता है, और कैरेबियन सागर में पूरी तरीके से हरिकेन नामक चक्रवात आता है। क्वेश्चन अगला टॉपिक है कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण, यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। जैसे हम वर्तमान में आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी खपत हो रहा है, उस एनर्जी का फ़ायदा आपको मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, तो वहाँ से ये व्यवस्था हो सकता है। क्वेश्चन आपका उपकरण है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनेमो हम साइकिल में लगाते हैं, साइकिल जब चलाते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और साइकिल चलाने के बाद हमारा बिजली का बल्ब जल जाता है, तो वहाँ से क्या मिला, बिजली मिला। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। लाउड स्पीकर, घर पे अगर होम थिएटर होगा, स्विच दबाइएगा आवाज़ शुरू हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम लाउड स्पीकर करता है। सोलर सेल, तो सोलर बनाने के लिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में याद रखा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, और विश्व में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। घर पे जो मोटर होता है, उस मोटर का स्विच दबाते हैं, और मोटर का स्विच दबाने के बाद मोटर हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन है, बिजली का मोटर बदलता है। बिजली का जो बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होता है, बैटरी होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल में रासायनिक रूप से हम लोग H2SO4 डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा डालते हैं, और रासायनिक पदार्थ है, और रासायनिक पदार्थ डालने के बाद हमको पूरी तरीके से बिजली मिल जाता है। ट्यूबलाइट जो मरकरी होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। माइक्रोफोन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना के बाद काम करता है। मोमबत्ती
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार जो क्या करता है, सितार जो बजाया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसको 1 मिनट में फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। खेल परिसर के नाम, यानी अलग अलग खेल का जो परिसर जहाँ पे खेला जाता है उसका अलग अलग प्रकार का नाम होता है। जैसे क्रिकेट खेला जाता है पिच में, टेनिस खेला जाता है कोर्ट में। अलग अलग प्रकार का पिच वहीं पे खेला जाता है, उसका अलग अलग प्रकार का नाम होता है। ये हम लोग चर्चा करते हैं। टेनिस खेलने के लिए कोर्ट में टेनिस खेला जाता है। टेनिस खेलने का जो जगह होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। बेसबॉल खेला जाता है डायमंड में। मुक्केबाजी खेलने के लिए रिंग का प्रयोग किया जाता है। वॉलीबॉल के लिए कोर्ट होता है। टेनिस के लिए भी कोर्ट होता है और वॉलीबॉल के लिए भी कोर्ट होता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। गोल्फ जो होता है वो कोर्स में खेला जाता है। टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है। जूडो मैट यानी चटाई पे खेला जाता है। रग्बी जो फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। रग्बी पिच पे खेला जाता है। क्रिकेट पिच पे फील्ड पे खेला जाता है। पोलो फील्ड में खेला जाता है और पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होता है। बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है। हॉकी के लिए फील्ड होता है। साइकिलिंग के लिए वेलोड्रम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकिलिंग करने के लिए वेलोड्रम के रूप में याद रखेंगे। फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। आइस हॉकी रिंक में खेला जाता है। आइस हॉकी पूरी तरीक़ा से बर्फ़ पे ही खेला जाता है। निशानेबाजी के लिए रेंज होता है और घुड़सवारी के लिए एरीना होता है। घुड़सवारी के लिए एरीना याद रखना है। कबड्डी कोर्ट में खेला जाता है और खो खो भी कोर्ट में खेला जाता है। कबड्डी और खो खो कोर्ट में खेला जाएगा। घुड़सवारी के लिए एरीना याद रखिएगा। इसको एक बार फिर से रिकॉल थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेनिस कहाँ खेला जाएगा। तो टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है और वॉलीबॉल के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। गोल्फ के लिए कोर्स याद रखना है। टेबल टेनिस के लिए बोर्ड याद रखना है और जूडो जो खेल होता है, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, तो जूडो के लिए मैट याद रखना है। रग्बी के लिए पिच याद रखना है। क्रिकेट पिच में ही होता है। पोलो के लिए बहुत बड़ा फील्ड होता है और सबसे बड़ा खेल का मैदान पोलो का ही होता है। बैडमिंटन के लिए कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है। हॉकी भी फील्ड में खेला जाता है। साइकिलिंग के लिए याद रखना है वेलोड्रम। साइकिलिंग के लिए याद रखिएगा, वेलोड्रम के रूप में याद रखिएगा। फुटबॉल जो खेला जाता है फील्ड में खेला जाता है। आइस हॉकी रिंक में खेला जाता है। निशानेबाजी के लिए रेंज और घुड़सवार के लिए एरीना, कबड्डी के लिए कोर्ट और खो खो के लिए भी कोर्ट होता है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं कि मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखा, यानी कि मानचित्र मैप पे अलग अलग प्रकार की रेखा होती है। उस रेखा का नाम पूरी तरीके से याद रखिएगा। एक रेखा आइसोबार रेखा है। आइसोबार का मतलब, बार का मतलब वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। आइसोबार जो रेखा होता है, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को जो रेखा खींची जाए तो उसको आइसोबार कहा जाता है। नहीं, आइसोबार जो रेखा होता है, आइसोबार का मतलब समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को खींची जाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आइसोबात, आइसोबात का मतलब समान गहराई वाले स्थान के लिए आइसोबात याद रखिएगा। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थान पे जो रेखा खींचे उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहाइट के लिए समान वर्षा वाले स्थान को आइसोहाइट कहा जाता है। कंटूर रेखा समान समुद्री सतह से ऊंचाई जब होगी उसको कंटूर रेखा के रूप में याद रखेंगे। आइसोनिफ तो समान हिम वाले स्थान को आइसोनिफ के रूप में याद रखेंगे। आइसोब्रंट के रूप में तड़ित झंझावत के लिए आइसोब्रंट याद रखेंगे। आइसोनेफ जो होता है समान मेघाच्छादन यानी कि समान वर्षा वाले स्थान पे। और आइसोक्लाइन जो होता है समान मग्न ढाल के रूप में इसको याद रखा जाता है। आइसोथर्म का मतलब समान तापमान वाले स्थान को आइसोथर्म कहा जाता है। यहाँ पे छोटा सा फिर से देख लीजिए। आइसोबार का मतलब समान वायुमंडलीय दाब। आइसोबात का मतलब समान सागरीय गहराई। आइसोहेलाइन का मतलब समान लवणता यानी समान नमकीन पानी। आइसोहाइट्स का मतलब समान वर्षा। कंटूर रेखा का संबंध समान समुद्री सतह से ऊंचाई और आइसोनिफ का संबंध समान हिम से
और आइसोब्रंट का संबंध त्वरित झंझावट से, और आइसोनिफ का संबंध समान मेगा यानी समान बादल वाले स्थान से, आइसोक्लाइन का मतलब समान मग्न ढाल से, और आइसोथर्म का मतलब समान तापमान से संबंधित है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा, ये भी छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यानी भारत में अलग अलग राजाओं के शासनकाल में अलग अलग विदेशी यात्री भारत में प्रवेश किए, उन सभी विदेशी यात्री के बारे में चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज जो यात्री था वो यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? यूनान का यात्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईस्वी पूर्व में भारत में आया था। मेगास्थनीज जब भारत में आया था तो एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। डाइमेकस सीरिया का राजदूत था। डाइमेकस सीरिया का व्यक्ति था, सीरिया का यात्री था, वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। फाहियान चीन का यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में आया था। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीन का यात्री था, 630 में आया था। मार्को पोलो जो था इटली का यात्री था, 1288 ईस्वी में। पांड्य शासक के शासनकाल में कयाल जो था ये पांड्य वंश के शासन से संबंधित है, उसी के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये वर्तमान बीपीएससी में पूछा हुआ था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। विद्वान व्यक्ति था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब न्यायाधीश होता है। निकोला कोंटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 में आया था। मेगास्थनीज यूनान का व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। डाइमेकस सीरिया का व्यक्ति था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार को 2 बेटा हुआ, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम सुसीम था। फाहियान चीन का यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेंगसांग चीन का यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली का यात्री था, 1288 ईस्वी में। कयाल जो क्षेत्र था पांड्य का क्षेत्र था, उसी में आया था। कयाल नामक राजा के शासनकाल में, पांड्य वंश से संबंधित है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका महादेश में 54 देश है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध तुगलक वंश से ही है। निकोला कोंटी इटली का यात्री था। 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत प्रवेश किया था। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक है कि भारत के पर्वतीय पर्यटन नगर, यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पर्यटन के लिए क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गुलमर्ग जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर में है। ऊटी नामक स्थान कहाँ पे? तमिलनाडु में है। पहलगांव नामक स्थान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कुंजूर नामक स्थान कहाँ पे? तमिलनाडु में है। मसूरी नामक स्थान कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। सब पर्यटक स्थल यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाता है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। कोडाई कनाल कहाँ पे? तमिलनाडु में। पंचगनी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। शिलोंग मेघालय में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अल्मोड़ा कहाँ पे? उत्तराखंड। माउंट आबू राजस्थान। खांडला कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नैनीताल उत्तराखंड। कसौली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ पे? कुल्लू मनाली ये सब हिमाचल प्रदेश। रानीखेत उत्तराखंड। लोनावाला महाराष्ट्र। पेरियार कहाँ पे? केरल में। मन्नार केरल में। कुल्लू हिमाचल प्रदेश। डलहौजी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश। और शिमला भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। 1 मिनट के अंदर फिर से इसको रिकॉल करिए, देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों का यह पर्यटक स्थल है, वहाँ पे पूरी तरह से देख लेते हैं। गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ऊटी कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये केवल क्षेत्र पूछेगा, ऊटी किस राज्य में स्थित है? बस तमिलनाडु। पहलगांव कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कुंजूर कहाँ पे? तमिलनाडु। मसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कोडाई कनाल कहाँ पे? तमिलनाडु में। पंचगनी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। शिलोंग कहाँ पे? मेघालय में। श्रीनगर के लिए जम्मू कश्मीर। अल्मोड़ा के लिए उत्तराखंड। और माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। खांडला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड। कसौली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश। रानीखेत जगह उत्तराखंड। रानीखेत एक बीमारी है, रानीखेत बीमारी लगता है मुर्गी में। लोनावाला कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पेरियार नामक क्षेत्र कहाँ पे? केरल में। पेरियार झील भी है केरल में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है केरल में।
हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी केरल, मन्नार जो नामक जगह कहाँ पे है? केरल में। कुल्लू नामक जगह हिमाचल में, डलहौजी नामक जगह हिमाचल में, और शिमला नामक जगह भी पूरी तरीके से हिमाचल में स्थित है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और यहीं से जिससे क्वेश्चन पूछता है हमेशा पूछेगा। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। प्रमुख नगर एवं उसके संस्थापक कौन कौन थे? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से। मगध पे सबसे पहला राजवंश का नाम हर्यक वंश, और हर्यक वंश के राजा का नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार के ही पूरी तरीके से इस वंशज के रूप में उदयन को याद रखेंगे। पाटलिपुत्र शहर बसाया था उदयन। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पे अशोक के द्वारा बसाया गया था। अहमदाबाद शहर अहमद शाह प्रथम के द्वारा बसाया गया था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का संबंध लोदी वंश से। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश का नाम था लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद अंतिम राजा का नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर के साथ। बाबर विजय हो जाता है, और बाबर के विजय के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है 1526 में ही। तो सिकंदर लोदी का संबंध आगरा शहर से। आगरा जमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा में ही पूरी तरीके से ताजमहल है। जोधपुर शहर राजस्थान में है। राजा जोधा जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। राव जोधा जी के द्वारा स्थापना किया गया था। अमृतसर शहर पंजाब में है। अमृत हम बताए थे कि अमृत रामबाण की तरह काम करते हैं। अमृतसर शहर रामदास के द्वारा। चेन्नई की स्थापना जो मद्रास है फ्रांसिस डे और एंड्रूज कोगन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रतापगढ़ राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। राजगिरी जो शहर है बिंबिसार के द्वारा बसाया गया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के एक राजवैद्य का नाम था जीवक। जीवक नामक राजवैद्य महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। दिल्ली सल्तनत का एक राजा था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश एक आता है। तुगलक वंश का संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक भारत में नहर बनाने की परंपरा की शुरुआत करता है, यानी कि नहर बनाने की परंपरा का शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का संबंध तुगलक और राजवंश से। सबसे ज़्यादा भारत में नहर बनाने का शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में सबसे अधिक नहर बनाया गया था, और नहर सिंचाई के लिए बनाया गया था, इसलिए हक ए सर्व नामक एक कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। अजमेर शहर, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर शहर का संस्थापक राजा अजय पाल चौहान को याद रखिएगा। जयपुर के लिए सवाई जयसिंह को याद रखना है। मान्यखेट नामक जो स्थान है राजा अमोघवर्ष के द्वारा बसाया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा इसको बसाया गया था। जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में। और जैसलमेर का जो स्थापना किया था रावल जैसल के द्वारा किया गया था। पटना का जो नाम बदला था शेरशाह सूरी किया था। पाटलिपुत्रा उदयन और पटना के रूप में शेरशाह सूरी। दिल्ली शहर का जो स्थापना पूछता है कि दिल्ली शहर का स्थापना तोमरों के द्वारा किया जाता। तोमर शासक था अनंगपाल, लेकिन दिल्ली नगर की जो स्थापना है अनंगपाल के द्वारा किया गया था। अनंगपाल का संबंध तोमर शासक से था, तोमर राजवंश से था। कोलकाता शहर का स्थापना जाट चारणों के द्वारा किया गया था। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। अवध का संस्थापक सादत खां था, सादत अली खान था, इसको सादत खां के रूप में याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अकबर के द्वारा बसाया गया था, और अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में लेकर चला गया। इंदौर जो शहर था, इंदौर का मल्हार राव होलकर के द्वारा स्थापित किया गया था। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 मिनट के अंदर इसको फिर से एक बार रिकॉल करिए। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना उदयन के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा। अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी के द्वारा। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधाजी के द्वारा। अमृतसर गुरु रामदास के द्वारा। चेन्नई जो कि मद्रास है फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन के द्वारा। प्रतापगढ़ राजा प्रताप सिंह के द्वारा। राजगिरी बिंबिसार के द्वारा। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अजमेर शहर राजा अजय पाल चौहान के द्वारा। जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और मान्यखेट राजा अमोघवर्ष के द्वारा। हैदराबाद कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा। जैसलमेर
रावल जैसल के द्वारा किया गया था। पटना की स्थापना, पटना जो शहर है पटना के नाम से, वो शेरशाह सूरी। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल तोमर शासक हुआ करता था। कोलकाता शहर का स्थापना जाबचारों के द्वारा किया गया था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक और अवध का संस्थापक था सादत अली खां, सादत खां के रूप में याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी अकबर और इंदौर शहर का संस्थापक मल्हार राव होलकर के द्वारा किया गया था। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, मिश्र धातु और उनके घटक। मिश्र धातु से भी क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा और टीन कर मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम तथा निकल को मिलाने से बनता है। स्टील बनाने के लिए लोहा प्लस कार्बन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनाएगा। डच धातु, तो डच धातु बनाने के लिए तांबा और जस्ता को मिलाना पड़ता है। बेल धातु यानी कि घंटी वाला जो धातु बनाना होगा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। गन मेटल जो होता है, गन धातु होता है, तांबा टीन और जस्ता का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है, सिल्वर 0% होता है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। सोल्डर जो टाका होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। मोनल मेटल जो होता है तांबा लोहा और निकल का मिश्रण होता है। मुद्रा धातु जो होता है तांबा टीन तथा फास्फोरस का मिश्रण है। कृत्रिम सोना जो है तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है। सोल्डर जो होता है लेड और टीन का मिश्रण है। सोल्डर का मतलब वही सोल्डर के रूप में याद रखा जाता है, जिसको रांगा कहा जाता है। लेड और टीन का मिश्रण है। डेरुलमिन एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। वुड्स धातु सीसा बिस्मथ टीन और कैडमियम का मिश्रण है। नाइक्रोम निकेल लोहा क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्रण होता है। जंग रोधी जो इस्पात होता है वो लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इसको रिकॉल करते हैं एक बार में। तांबा जो धातु होता है, पीतल जो होता है तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण। स्टील बनाने के लिए लोहा और कार्बन का मिश्रण करते हैं। डच धातु के लिए तांबा और जस्ता का मिश्रण करते हैं। बेल धातु बनाना होगा तो तांबा और टीन मिलाएंगे। गन धातु बनाना होगा तो तांबा टीन और जस्ता मिलाएंगे। जर्मन सिल्वर के लिए याद रखना है तांबा जस्ता तथा निकेल। टाका जो सोल्डर होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। मोनल मेटल जो होता है तांबा लोहा और निकेल का मिश्रण होता है। मुद्रा धातु जो होता है तांबा टीन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। कृत्रिम सोना बनाने के लिए तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण करते हैं। सोल्डर के लिए लेड और टीन का मिश्रण होता है। डेरुलमिन के लिए एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। वुड्स धातु के लिए सीसा बिस्मथ टीन और कैडमियम का मिश्रण। नाइक्रोम के लिए निकल लोहा क्रोमियम और मैग्नीज का। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है। हीटर में नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। जंग रोधी जो इस्पात होता है लोहा क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है। कुछ पदार्थों का व्यापारिक नाम है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। साधारण नमक को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का नाम सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में याद रखेंगे। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, तो खाना होगा तो खरीद के खाइएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का मतलब डिटर्जेंट हो जाएगा, सरफ हो जाएगा। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण के रूप में याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर। नौशादर को कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोरा को कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में याद रखा जाता है, KNO3 का सूत्र होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O के रूप में याद रखेंगे। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 H2O को कहा जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कहा जाता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैलिना जो होता है लेड सल्फाइड के रूप में याद रखा जाता है, PbS इसका सूत्र होता है। सुहागा जो होता है उसको बोरेक्स कहा जाता है, सुहागा को बोरेक्स कहा जाता है। Na2B4O7 10H2O।
चौक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3 के रूप में याद रखा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO के रूप में याद रखा जाता है। लाल सिंदूर जो होता है लेड पेरोक्साइड होता है, Pb3O4 के रूप में याद रखा जाएगा। सिलिका जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड के रूप में याद रखेंगे, SiO इसके याद रखेंगे। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चूना पत्थर रूपांतरित होकर, जैसे चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चट्टान 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो अग्नेय चट्टान अपना रूप बदल के क्या बनाता है, कार्यांतरित चट्टान बनाता है। तो चूना पत्थर अपना रूप बदल के संगमरमर बनाता है, और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में याद रखेंगे, संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही याद रखेंगे। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। सिरका के लिए याद रखना है एसिटिक अम्ल और तनु घोल। मार्स गैस का मतलब मीथेन को कहा जाता है। यूरिया के लिए कार्बामाइड कहा जाता है, Na2CONH3। कार्बाइड का जो सूत्र होता है, यूरिया का जो सूत्र होता है कार्बामाइड कहा जाता है, NH2CONH2। नीला काशीस कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल में एक कार्बाइड के कंपनी में आग लगा था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। जल गैस के रूप में याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण को जल गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस टॉपिक को एक बार अपने कॉपी पर लिखना होगा, तभी जाके टॉपिक आपको पूरी तरीके से याद होगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। प्रोड्यूसर कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO के रूप में इसको याद रखा जाता है। एक बार इसको फिर से रिकॉल कराते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करिएगा। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में याद रखा जाता है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के रूप में याद रखा जाता है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड के रूप में याद रखा जाता है, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा को पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में याद रखेंगे, KNO3 इसका सूत्र होता है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, हरा कशिश फेरस सल्फेट के रूप में याद रखेंगे, FeSO4 H2O, जिप्सम के लिए कैल्शियम सल्फेट को याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, गैलेना के रूप में लेड सल्फाइड को याद रखेंगे, PbS के रूप में इसको याद रखेंगे। सुहागा को बोरेक्स कहा जाता है, सुहागा को क्या कहा जाता है, बोरेक्स, और बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। चौक के लिए याद रखा जाता है, जो चौक से हम लोग लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4, सिलिका के रूप में याद रखिएगा सिलिकॉन ऑक्साइड SiO, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, भारी जल का जो होता है सूत्र D2O के रूप में याद रखेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में याद रखेंगे, सिरका एसिटिक अम्ल और तनु घोल होता है, मार्स गैस मीथेन के रूप में याद रखा जाता है, यूरिया को कार्बामाइड कहा जाता है, NH2CONH3 के रूप में याद रखा जाता है, नीला कशिश कॉपर सल्फेट को याद रखा जाता है, MIC का मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, जल गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO+H2 इन हाइड्रोजन, COH यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे तो जल गैस बनेगा, और प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस को मिलाएंगे तो हमारे प्रोड्यूसर गैस के रूप में बनेगा। इसका एक छोटा सा नोट्स आप अपने कॉपी में बनाइएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से याद होगा। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। अभी टॉपिक है वर्तमान में पदार्थों का रासायनिक सूत्र, नहीं अलग अलग पदार्थों का रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3, विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl और फिर Cl, जिप्सम के लिए CaSO4 2H2O, जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस
CaSO4 हाफ H2O। भारी जल के लिए D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कास्टिक सोडा के लिए NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, और अम्लराज के रूप में याद रखा जाता है HNO3 प्लस HCl। अम्लराज HNO3 प्लस HCl के रूप में हम लोग अम्लराज को याद रखें। एक बार इसको फिर से रिकॉल करिए। धोवन सोडा NO2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, विरंजक चूर्ण Ca कोस्ट OCl और बाद में Cl, इसको Cl2 के रूप में भी याद रखा जाता है। जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। भारी जल D2O, इसका अनुभार 20 ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में याद रखा जाता है। लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, और अम्लराज के रूप में HNO3 प्लस HCl के रूप में इसको याद रखेंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम। यानी अलग अलग विटामिनों का अलग अलग प्रकार का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का खोज किए थे 1913 में रेटिनॉल नामक वैज्ञानिक। विटामिन ए का खोज 1913 में किया गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 को थायमिन के रूप में याद रखा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन B5 का मतलब पेंटा होता है, तब विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, और विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। B7 को बायोटीन कहा जाता है, और विटामिन B12 को साइनाक्लोबामीन कहा जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के रूप में याद रखेंगे, और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन के को फिनोक्यूलिकॉन कहा जाता है। डेट नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, बस इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 का बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनाक्लोबामीन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी के लिए कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई के लिए टोकोफेरॉल, और विटामिन के लिए फ्यूनोकोलिकॉन के रूप में याद रखा जाता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस त्वचा का फटना होता है। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना होता है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग, त्वचा और दाग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता और पांडु रोग हो जाता है। रक्तहीनता का मतलब ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया के रूप में इसको याद रखा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूल जाना होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांध्यता हो जाता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक बार इसको फिर से रिकॉल करिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी, B2 की कमी से किलोसिस और त्वचा का फटना होता है। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना होता है। विटामिन B5 के लिए पेलाग्रा होता है बीमारी, त्वचा और दाग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द होता है, और विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता और पांडु रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़े का फूल जाना होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, और जो बुजुर्ग हो जाता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांध्यता होती है, और विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और सेल में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक अलग अलग बैटरी में अलग अलग प्रकार का रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल, सरल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेग्लांचे सेल में और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डैनियल सेल में
कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सूखा सेल जो हम लोग बैटरी में लगाते हैं उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, वोल्टीय सेल और सरल सेल में सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज कहा जाता है। H2SO4 के रूप में इसको याद रखा जाता है। लेक्लांचे सेल में अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है और सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में इसको डाला जाता है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक, यानी कि भारत के अलग अलग विद्वान किनके शासनकाल में उनका रहा करते थे, उनका संरक्षण कौन कौन शासक के द्वारा दिया जाता था। हरिसेन जो कवि हुआ करते थे समुद्रगुप्त के शासनकाल के कवि थे। हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त के शासनकाल से। कौटिल्य का संबंध, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से। अश्वघोष का संबंध कनिष्क से। नागार्जुन का संबंध कनिष्क से। चरक का संबंध किससे? कनिष्क से। वानभट्ट हर्षवर्धन के राज कवि हुआ करते थे। वानभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली उत्तर प्रदेश में स्थित है और अमीर खुसरो का समाधि स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का तोता कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। तबला का आविष्कार किए थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के रूप में याद रखेंगे। अब्बुल फजल टोडरमल अकबर के शासनकाल में। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तानसेन बैजू बावरा का संबंध अकबर के शासनकाल से। बदायूनी और फैजी का संबंध अकबर के शासनकाल से। तुलसीदास का संबंध अकबर के शासनकाल से। उत्बी नामक जो कवि हुआ करता था वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। बीरबल का संबंध अकबर के शासनकाल से। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल से। ताजमहल का डिजाइन यही व्यक्ति दिया था। तुलसीदास सूर और मलिक मोहम्मद जायसी मुगल काल से। भूषण बिहारी और रहीम मुगल काल से। इसको एक बार फिर से गौर करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को याद रखिएगा। हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त के शासनकाल से। कौटिल्य का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से। अश्वघोष का संबंध कनिष्क के शासनकाल से। नागार्जुन का संबंध कनिष्क के शासनकाल से। चरक संहिता लिखे थे, आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, कनिष्क के शासनकाल से। वानभट्ट का संबंध हर्षवर्धन के शासनकाल से। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी। अब्बुल फजल टोडरमल बीरबल ये सब का संबंध अकबर के शासनकाल से। कालिदास के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को याद रखना है। तानसेन बैजू बावड़ा अकबर के शासनकाल में। बदायूनी और फैजी अकबर के शासनकाल में। उत्बी का संबंध मोहम्मद गजनवी के शासनकाल से। बीरबल का संबंध अकबर के शासनकाल से। अब्दुल हमीद लाहौरी ये शाहजहाँ के शासनकाल से। तुलसी सूर और मलिक मोहम्मद जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी के रूप में याद रखा जाता है मुगल काल से। और भूषण बिहारी रहीम का संबंध मुगल काल से ही संबंधित है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन यानी कि कंपनी के रूप में याद रखिएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ पे? बेंगलोर कर्नाटक में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम का स्थापना बेंगलोर कर्नाटक में किया गया था। इंडियन आयरन स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड कहाँ पे? बोकारो झारखंड में। तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्टील इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था, उड़ीसा में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में, जहाँ पे नोट छपता है। और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। छोटा टॉपिक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम बेंगलुरु कर्नाटक। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो झारखंड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल।
और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बलूर तमिलनाडु में, और करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे, नासिक में, और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ पे, बेंगलुरु में। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ये सब टॉपिक आपके रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसको वीडियो को बार बार देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये सब प्रयास कैसा लग रहा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।